हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज की क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि भी आपको पता होगा कि भी हमारा दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ कुछ चर्चा किया था दक्षिण भारत को लेकर भी और उत्तर भारत को लेकर। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था हर्षवर्धन के बारे में, जो पिछले वीडियोस दिए गए हैं, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आप उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप देख लेंगे। आज भी है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूपेण दक्षिण भारत का ही है। जैसे कि आप देखोगे उसमें हम लोग जो चर्चा कर रहे थे हर्षवर्धन के काल में, तो वो हमारा हरियाणा के क्षेत्र में भी था, मतलब उत्तर भारत भी उसमें मिला हुआ था। परंतु आज जो देखोगे उसमें सिर्फ हमारा दक्षिण भारत का ही क्षेत्र ज़्यादातर आपको मिलेंगे। और उसी वंश के बारे में, कौन कौन से छोटे छोटे से वंश उद्भव हो रहे थे, उनका कैसे शासन व्यवस्था चलाए जा रहे थे, ये सब चीज़ों को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। गाइज, दक्षिण भारत के इतिहास को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी होगी। दो बातें वो कौन कौन सी है? तो पहला तो ये कि दक्षिण भारत का जितना भी इतिहास में जितने भी शासकों के बारे में आप पढ़ोगे, ज़्यादातर उनका मंदिर निर्माण और युद्ध के बारे में आपको मिलेगा कि उन्होंने किनके साथ में युद्ध किया और क्या जीते। तो नाम भी थोड़ा सा आधा टेढ़ा मिल सकता है, उसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं और ध्यान से देखेंगे। मुझे लगता है कि एक एक बार में क्लियर हो जाएगी। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। गाइस, यहाँ पर ध्यान देना। देखो, दक्षिण भारत का जब इतिहास को हम लोग देखते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पास 4-5 जो प्रांत हैं उनके बारे में चर्चा करना लाजमी बनता है। अब जैसे यहाँ देखोगे, पहला जो है वो है हमारा पल्लव, ठीक है। तो पहला जो वंश है वो हमारा है पल्लव। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला जो क्षेत्र है पल्लव। उसके बाद जो सेकंड जो है हमारा वो है ये वातापी चालुक्य वंश। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के सापेक्ष में आप देखोगे जब यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जब कुछ क्षेत्र को जीतते हैं इस साइड में यहाँ पर, तो वो वेंगी चालुक्य को स्थापित कर, और इस क्षेत्र को जीतने के बाद अपने भाई को वहाँ पर सामंत बनाते हैं। और सामंत बनाने के बाद इस वेंगी चालुक्य को जितना शासन व्यवस्था जो चलाने का जो जिम्मेवारी आता है वो उन्हीं के भाई के द्वारा आता है। अभी मैं आगे चर्चा करूँगा। तो ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य एक साथ हैं। ये दूसरे नंबर में है। वहीं आप देखोगे तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर में आपको राष्ट्रकूट मिलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर में राष्ट्रकूट और चौथे नंबर में आपका कल्याणी चालुक्य वंश के बारे में जो हमारा इस क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो पांचवा है वो है चोल वंश। तो चोल वंश हमारा सबसे नीचे तमिलनाडु का क्षेत्र में है ये। तो अभी हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग मैप से ही समझेंगे कि इस वंश के जो आसपास में जो युद्ध होते थे उसका कारण क्या होता था और युद्ध में कौन जीते, ये सब चीज़ों को हम लोग जानकारी भी हासिल करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मैप को एक साइड रखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताया था कि पहले नंबर में आपका पल्लव, दूसरे नंबर में दो वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक वातापी चालुक्य और उसी में है फिर वेंगी चालुक्य, और तीसरे नंबर में है आपका राष्ट्रकूट, और चौथे नंबर में कल्याणी चालुक्य, और पांचवें नंबर में चोल। गाइज, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हम लोग अभी हिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं ये 500 से 1200 ईस्वी सन तक का है। उसके बाद 1200 के बाद ही हम लोग मध्यकालीन भारत में कदम रखेंगे। ये वीडियो आपका पहला फेज है, इसका 2 फेज आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान देना। अभी हम लोग इसको चर्चा करते हैं। अब अगर हम लोग पहला वंश अगर उठाते हैं पल्लव वंश, तो इसमें मुख्य क्या बातें हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो है इस वंश का जो विकास हुआ वो हुआ कृष्णा कावेरी नदी के मध्य में, कृष्णा कावेरी नदी के मध्य में। वहीं आप देखोगे इसका जो संस्थापक हुए वो हुए सिंह विष्णु। कौन हुए? सिंह विष्णु, जो 575 ईस्वी सन में स्थापित किए थे, अपनी सत्ता को 575 ईस्वी सन में स्थापित किए थे। और इनकी जो राजधानी थी तो कांची थी, जो अभी के समय में आधुनिक नाम कांची का कांचीपुरम हो गया, जो तमिलनाडु का क्षेत्र में था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ ध्यान देना, आप लोग को सिर्फ रिमेंबर ये करना है, संस्थापक जो थे पल्लव के वो थे सिंह विष्णु, जो 575 ईस्वी सन में किए थे। राजधानी उनकी कांची थी, जो वर्तमान में भी कांचीपुरम नामक स्थान बन गया, जो तमिलनाडु में। इनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ वो 4-5 क्षेत्र को जीतकर वो अपने में मिला लेते हैं। और इसलिए आप देखोगे जो पहले थे वो चेर थे, चोल, पांड्य, माल्य, मालवा, कलभर
व सिंहल। तो ये जो क्षेत्र थे इन पर ये जीत हासिल करते हैं सिंह विष्णु और उनको अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। कावेरी नदी के तट पर जितने भी ये क्षेत्र जो पाए जा रहे थे उनको ये जीत कर अपने में मिलाते हैं। और जब जीतते हैं तो जाहिर सी बात है राजा लोग उपाधि लेता था, तो उपाधि आप देखोगे यहाँ पर अवनी सिंह करके वो उपाधि धारण करते हैं। इनके दरबारी जो कवि थे वो थे भारवी, और भारवी के द्वारा एक जो किताब रचित हुआ वो आपको नजर आ रहा होगा, किरातार्जुन नियम। क्या है? किरातार्जुन नियम। तो ये संस्कृत भाषा में एक किताब है जिसको रचना किए थे भारवी। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि श्री विष्णु के दरबारी कवि कौन थे, तो भारवी को आप लोग टिक करना। और अभी एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो पढ़ते हो उसको आप लोग किताब का सहारा जरूर लिया करो, किताब को पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ वो संदर्भ करके दिए जा रहे हैं आपको, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कितना पढ़ना है उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना छोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि हमको किताब में जितना दिया वो उतना सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जहाँ से क्वेश्चंस कैच होते हैं हम लोग को उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब गाइस अगर इनका कार्य को अगर देखें तो अभी मैंने क्या बताया था, अभी जब प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उसमें क्या बताया मैंने कि दक्षिण भारत के जितने भी शासक के बारे में आप पढ़ोगे ज़्यादातर आपको मंदिर निर्माण के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनके द्वारा जो कार्य किया गया वो किया गया मामल्लपुरम के आदिवारा गुहा वैष्णव मंदिर का निर्माण। ये वैष्णव धर्म के विष्णु के समर्थक थे, उपासक थे, विष्णु धर्म को मानने वाले थे। तो श्री विष्णु के द्वारा वैष्णव मंदिर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था आदिवारा। विष्णु के 12 अवतार को हम लोग जानते ही हैं, तो उसी को 12 से याद रखना, आदिवारा। तो उनके नाम से एक आदिवारा गुहा मंदिर का निर्माण किया गया था जो श्री विष्णु के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, तो मल्लमपुरम एक स्थान है वहाँ पर हुआ था। अब हम लोग अगर नेक्स्ट अगर शासक की ओर बढ़े, इसी पल्लव के ही नेक्स्ट शासक में हम लोग बढ़े तो महेंद्र वर्मन है। महेंद्र वर्मन का जो शासनकाल रहा वो रहा हमारा 600 से 630 ईस्वी सन तक। अब इनके अगर हम लोग रचना की बात करें तो ये एक ऐसे शासक हुए जो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे, अपने दिमाग को बहुत ही सुचारू रूप से चलाते थे, बहुत चंचल दिमाग के थे और प्रतिभावान थे। इसलिए इन्होंने दो किताब की रचना की। जैसे एक है मत विलास, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं मत विलास। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मत विलास की रचना जो किए थे वो महेंद्र वर्मन किए थे, और दूसरी जो किताब को रचना किए थे वो था भगत जू कियम। ये भी संस्कृत भाषा का ही किताब है और उसमें भी महेंद्र वर्मन इस सारे किताब को रचना करते हैं। ये दरअसल शुरू में जैन धर्म के उपासक थे, परंतु अपर नाम के एक संत के साथ में जब इनकी मुलाकात होती है और जब वो इनको कन्वेंस करते हैं, जब उनको समझाते हैं बहुत सारे चीज़ों को शैव धर्म के बारे में, तब जाकर महेंद्र वर्मन शिव धर्म को अपना लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड एक बात ये है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि अपर के साथ में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किनके साथ में किनका प्रभाव पड़ा था महेंद्र वर्मन पर, तो अपर का प्रभाव पड़ा था जो शैव संत थे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग शासक की अगर चर्चा करें तो है नरसिंह वर्मन प्रथम है, और इसके बाद भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एक और नरसिंह वर्मन मिलेंगे। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम है जिनका शासनकाल रहा 630 से 668 ईस्वी सन तक। अब गाइस इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए होंगे, तो कौन कौन से कार्य हुए थे, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इन्होंने जो जीत हासिल किए थे उसमें से 4-5 जो स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्थान रहा है। एक है परियल, दूसरा है मणिमंगलम और वातापी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वातापी को जीतने के बाद ही उन्होंने वातापी कोंड, ये याद रखना, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वातापी कोंड का उपाधि किसने धारण किए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पर ध्यान देना, नरसिंह वर्मन प्रथम थे जिन्होंने वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। उसके बाद और भी क्षेत्र जो थे, सुरमर थे, पुलकेशिन द्वितीय, आप सभी जान रहे होंगे चालुक्य वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनको भी ये नरसिंह वर्मन हरा देते हैं।
नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं। और आपको पता होगा इससे पहले जब मैं हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़ा रहा था तो ऐहोल अभिलेख में क्या चर्चा मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराए थे। कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो हार जाते हैं नरसिंह वर्मन के प्रथम के साथ में। और इसके बाद इतने सारे जीत हासिल करने के बाद उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? तो वातापी कोंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। अब गाइस इनका अगर हम लोग और आगे चर्चा करें तो इन्हीं के शासनकाल में, अब अगर हम लोग आगे इधर देखें तो ह्वेनसांग जो थे, जो चीनी यात्री थे, वो 641 ईस्वी में, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 641 ईस्वी सन में ये कांची विजिट करने के लिए आते हैं, जो इनकी राजधानी थी। ठीक है, जो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। तो कांची में ये विजिट करते हैं। पूरा मैंने बताया कि ह्वेनसांग जब भारत जब विजिट कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को अपने से देखकर लिखने का प्रयास किए, इसीलिए उनका जो किताब लिखा हुआ है वो ज़्यादा जानकारी मिलता है हम लोगों को इस वंश के बारे में। अब गाइस अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो इनके द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम नगर का स्थापना किए थे। उस वक्त उनका नाम था, प्राचीन नाम था महामलपुरम। इसी का बाद में अभी आधुनिक नाम हो गया महाबलीपुरम। तो ये एक नगर स्थापना किए थे। वहीं आप देखोगे इनके द्वारा भी एक मंदिर बनाए गए जो बहुत ही फेमस मंदिर रहा है। रथ मंदिर बोलिए या धर्मराज मंदिर बोलिए, धर्मराज मंदिर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखना। धर्मराज नामक मंदिर या फिर रथ मंदिर बोलो, ये दोनों मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अब गाइज अगर हम लोग सेकंड शासक इसी का चलते हैं तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इनके द्वारा कांची में, अपने राजधानी में, मैंने बताया कि कांची इनकी राजधानी थी पल्लव वंश की, तो कांची में इन्होंने दो चीज स्थापना की, एक मंदिर निर्माण किया और दूसरे महाविद्यालय का। तो महाविद्यालय जो निर्माण किया वो संस्कृत महाविद्यालय था, उसका नाम था घटिका, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, घटिका। वहीं आप देखोगे इनकी जो मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो था कैलाशनाथ मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है ये, और ये अभी के समय में राज सिद्धिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, राज सिद्धिदेश्वर मंदिर उस वक्त कैलाशनाथ मंदिर ही था, अभी दोनों नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये दोनों नाम इसी मंदिर के बारे में था और इसकी जो स्थापना किए थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जो कांची में हुआ था। ठीक है, उनकी राजधानी में, पल्लव वंश की राजधानी में। जब इन्होंने इतने सारे निर्माण कराए तो उपाधि भी धारण की। पहले के शासक लोग होता था, पहले है ना, अपने से कुछ बड़ा काम कर लेता था तो अपना उपाधि वो खुद से चयन करते थे, अपना नाम के आगे टैग लगाते थे कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए। तो इन्होंने भी उसी तरह से उपाधि धारण किया और क्या नाम रखे? तो एक राजसिंह, प्रथम जो उपाधि रखे वो रखे राजसिंह, दूसरा है आगसिंह। सोच लीजिए कितना महान है, राज सिंह भी है, आग सिंह भी है, मतलब आग से खेलने वाला सिंह, मतलब ये कह सकते हैं आप खतरों के खिलाड़ी है ना, आग सिंह खतरों के खिलाड़ी थे ये बहुत बड़े, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसलिए इनको आग सिंह करके उपाधि दिया गया था। और तीसरा जो था वो शंकर भक्त। तो जाहिर सी बात है ये शंकर के बहुत बड़े भक्त होंगे, जैसे अभी महाकाल वाले जैसे चल रहे हैं, तो उसी तरह से शंकर भक्त थे और ये तीन उपाधियां इन्होंने धारण किए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, अब ये इनका क्लियर हो गया, पल्लव वंश का क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वातापी के बारे में पढ़ते हैं। वातापी बोलिए, बादामी बोलिए, चालुक्य वंश जो वातापी बादामी जो बोल रहे हैं हम लोग, ये स्थल का नाम है। ठीक है, ये स्थान का नाम है। ये दोनों वंश के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा मैप लगा लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, एक देखो वातापी चालुक्य है जो यहाँ पर है, और एक मैंने बताया था वेंगी चालुक्य। तो ये दोनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वातापी जो है आपका वो कर्नाटक के क्षेत्र में, और वहीं आप देखोगे वेंगी का, तो ये आंध्र प्रदेश को क्षेत्र भी मिलाकर, इस तरह से आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र मिलाकर ये बन रहा था। तो ये वेंगी चालुक्य वंश है। अब इसमें क्या हुआ, वातापी में जब पुलकेशिन द्वितीय जब यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करते हैं तो यहीं पर इन्होंने आक्रमण करके इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों को जीते थे, और यहाँ पर अपने भाई को शासन व्यवस्था चलाने के लिए इन्होंने दे दिया था। तो बादामी के जो संस्थापक थे, जो उसके पहले जो शासक हुए वो हुए जय सिंह। आप लोग सिंपल नाम है याद रख लेना, जय सिंह, और राजधानी सिंपल सा बात है
वातापी। तो वातापी के बारे में बात कर रहे हैं तो वातापी पहले राजधानी के नाम से ही जाने जाते थे। वातापी इनका राजधानी था। अब इसके जो प्रमुख शासक जो हुए वो हुए पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैंने चर्चा किया था। हर्षवर्धन के बारे में भी जब बता रहा था कि एहोल अभिलेख में चर्चा मिलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुए थे और वो फिर हर्षवर्धन हार गए थे और पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे। लेकिन अब यहीं पर देखोगे पुलकेशिन द्वितीय जब नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ में जब लड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ में जब पुलकेशिन द्वितीय जब लड़ते हैं तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय हार जाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र को इन्होंने जीता था, इसलिए प्रमुख शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा वेंगी चालुक्य वंश को स्थापित किए थे। वेंगी चालुक्य वंश जो ये है ना, यहाँ पर क्या हो रहा था कि छोटे छोटे सामंत लोग थे, पहले से छोटे छोटे प्रांत था, उसको ये जीत कर अपने भाई विष्णुवर्धन को, ठीक है, अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का संचालक बनाते हैं, वेंगी चालुक्य का। और ये फिर सामंत से शासक बन जाते हैं और इन्हीं के द्वारा फिर इस वेंगी चालुक्य वंश को संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये पहले सामंत थे, पुलकेशिन द्वितीय के समय में ये सामंत थे। वहाँ की देख रेख प्रशासनिक व्यवस्था का सारा जिम्मेवारी विष्णुवर्धन के हाथ में था। लेकिन आप वातापी के जब अंतिम शासक की जब बात करोगे, अंतिम शासक जो थे वो थे कृतिवर्मन। कौन थे? कृतिवर्मन। मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वातापी में कुछ वैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ आप लोग याद रखना एक ही चीज को बार बार रिपीट हो रहा है। पुलकेशिन द्वितीय जो थे, जिनका चर्चा एहोल अभिलेख में भी मिलता है, जो संस्कृत भाषा का अभिलेख है, और एहोल अभिलेख का जो रचना किए थे वो किए थे रविकृति। कौन किए थे? रविकृति। अभिलेख को लिखने का जो काम किए थे वो किए थे रविकृति, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसके बारे में यही ध्यान रखना कि पुलकेशिन द्वितीय जब हर्षवर्धन के साथ में जब लड़ते हैं तो वहां पर जीत जाते हैं। लेकिन यही पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ में जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय हार जाते हैं। तो यहाँ तक लगता है मुझे क्लियर हो गया। अब सिर्फ है वेंगी चालुक्य वंश। और वेंगी चालुक्य वंश को अभी मैंने बताया कि संस्थापक जो थे वो थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। और इनकी जो राजधानी थी वो थी वेंगी। राजधानी कहाँ था? वेंगी, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में पड़ता था। और इनका जो क्षेत्र रहा वो रहा कृष्णा गोदावरी नदी के मध्य में, यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदी की, जो गोदावरी यहाँ से हमारा जो क्रॉस किया है, इसके बीच का जो क्षेत्र था वो हमारा रह गया, इनका प्रांत हो गया, इनका साम्राज्य हो गया। अब गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आप लोग देखते होंगे कि जब भी ये सामने सामने होते थे, कि आप लोग यहाँ देखते होंगे कि जो आसपास के जो शासक हैं वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसका कारण क्या था? तो कारण सिंपल सा था कि पहले तो वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, है ना, जो भी उससे लाभ होना चाहता था वो उनको एकत्रित करना चाहते थे, बहुत सारे चीज़ों को प्राप्त करना चाहते थे। तो साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से भी लड़ते थे। और दूसरा था उनका धार्मिक विभेद भी होना। जैसे आप देखोगे यहाँ के जो शासक थे वो शैव धर्म के उपासक थे, यहाँ के शासक क्या थे? शैव धर्म के उपासक थे। वहीं आप देखोगे ये जो शासक हुए वो वैष्णव धर्म के उपासक हुए। तो ये दोनों में जब विचार नहीं मिलते थे तो धार्मिक कारण भी होते थे उन दोनों में लड़ने का। फिर वो जो जीतता था वो फिर जो जीता वही सिकंदर। तो ऐसा हाल था इन लोगों में, आपस में ये लड़ते रहते थे और साम्राज्य विस्तार को भी लेकर ये हमेशा झगड़ते रहते थे। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने साउथ इंडिया में जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ आज हमने चर्चा किया वेंगी चालुक्य के बारे में, पल्लव के बारे में और वातापी चालुक्य के बारे में। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी, यानी कि सेकंड जो हमारा वीडियोस होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कल्याणी चालुक्य के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में और चोल वंश के बारे में। ठीक है, ये तीन जो हमारा वंश है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर देंगे, और चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य जरूर बनेंगे। अब गाइज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का मात्र 2 से 3 क्लास चलेंगे, जिसमें हम लोग पाल वंश ये सब भी चर्चा करेंगे। वो दरअसल पूर्व मध्यकालीन में भी आता है और एंशिएंट का सबसे अंतिम शासक के रूप में भी हम लोग पाल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों का बीच का जो मध्यांतर रेखा जो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं पाल वंश के बारे में, तो उसमें हम लोग कदम रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस 3 वंश के बारे में चर्चा करना जरूरी है।
कल्याणी चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में आया होगा। देखो एक चीज़ बताते हैं कि मैं यहाँ पर चाहे जितना भी समझा लूँ, आप जब तक किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक नहीं पता चलने वाले। खैर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो बात है उसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि ये सब जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट होगा तो मेरे पास लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस सेट मैं उसको तैयार करके रख रहा हूँ, और वो सभी आपको देते जाएंगे 15-20 क्वेश्चन करके। और जितना शुरू से लास्ट तक इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद के जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उसको मैं एक एक करके देते चला जाऊँगा और उसमें मैं चर्चा करते जाऊँगा। तो आपको एक बार फिर से रिविजन हो जाएगी, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका पूरा का पूरा क्लियर। उसके बाद हम लोग मिडिवल में आएंगे। तो खैर चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शादिया। मेरे पन्नो भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।